नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज अहम खबर के साथ। आज गंगा दशहरा का पवित्र स्नान है और गंगा में श्रद्धालु लगातार सुबह से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार वाराणसी संगम में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। गंगा दशहरा का मौका आज और गंगा स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु अलग अलग हिस्सों में, वो चाहे हरिद्वार हो, वाराणसी हो या फिर प्रयागराज हो। संगम तट पर प्रयागराज में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से स्नान कर रहे हैं। आज के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी मां गंगा और गंगा दशहरा मनाया जाता है। हरिद्वार में देश विदेश से श्रद्धालु आज के दिन आते हैं। गंगा घाट पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, दान का बहुत महत्व है और आज के दिन मां गंगा में स्नान करने से ये कहा जाता है कि जन्मों जन्मों के पाप से आप मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हरिद्वार वाराणसी संगम में श्रद्धालु सुबह से ही लगातार स्नान कर रहे हैं। दिल्ली से खबर है, दिल्ली में मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। सूत्र ये बता रहे हैं पौड़ी या फिर हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना वो चाह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए उन्होंने वक्त मांगा है। सोमवार को दुष्यंत गौतम, बीएल संतोष से वो मिले थे, अब आलाकमान से मिलना वो चाह रहे हैं और वक्त की मांग उन्होंने की है। दिल्ली में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पौड़ी या फिर लोकसभा सीट से वो जहां से पहले लड़ते रहे हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि वहां से भी वो टिकट की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड का आरोपी साहिल कोर्ट में पेश होगा। आज दिल्ली पुलिस रोहिणी कोर्ट में साहिल को लेकर के पहुंचेगी, वहां पर पेश करेगी। सोमवार को बुलंदशहर के अटेरना गांव से साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस मेडिकल कराकर साहिल को दिल्ली लेकर पहुंची। साक्षी की हत्या के बाद अपनी बुआ के घर पर छिपा हुआ था साहिल, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंची और बुलंदशहर के अटेरना गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो फुटेज जिसमें वो लड़की पर ताबड़तोड़ वार करता है साक्षी पर। साक्षी की हत्या के बाद अपनी बुआ के घर पर जाकर वो छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची और वहां से फिर साहिल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी साहिल को आज रोहिणी कोर्ट में दिल्ली पुलिस पेश करने वाली है। कल मेडिकल करा करके बुलंदशहर से पुलिस अपने साथ दिल्ली लेकर के पहुंची और अब ये कहा जा रहा है कि आज उसको रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। गंगा दशहरा पर काशी से लेकर धर्मनगरी हरिद्वार तक कैसे आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, इसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, संगम और हरिद्वार में सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तो वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, गंगा घाट पर पूजा अर्चना का दौर सुबह से चल रहा है और प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, गंगा दशहरा पर संगम में स्नान के लिए हुजूम उमड़ा पड़ा है और साथ ही हर की पैड़ी में भी आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भी हर साल जब भी गंगा दशहरा का मौका होता है तो अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ देश के भीतर से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं और मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। विधि विधान के साथ मां गंगा में डुबकी लगाते हैं। स्नान का आज के दिन विशेष महत्व है। वैसे तो आप जानते हैं कि तीनों ही जगहों पर हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज के दिन का बहुत महत्व इसलिए क्योंकि मां गंगा पृथ्वी पर आज ही के दिन आई थी। आज ही मां गंगा का जन्म पृथ्वी पर हुआ था, ये कहा जाता है और इसीलिए 3 जगहों पर, वाराणसी हो, प्रयागराज हो या फिर हरिद्वार हो, तीनों ही जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा घाट पर पूजा अर्चना का, दान का और आज के दिन सुबह से लेकर के शाम तक तमाम तस्वीरें आएंगी। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। क्या मान्यता है समझिए आप। और साथ ही गंगा दशहरा पर मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि आज पृथ्वी पर अवतरित हुई थी मां गंगा और साथ ही गंगा दशहरा पर गंगा स्नान की काफी मान्यता है, विशेष महत्व है आज के दिन गंगा स्नान करने का। इसके अलावा गंगा दशहरा पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ये कहा जाता है कि सारे पाप आपके धुल जाते हैं और अगर अपने ये कहा जाता है कि मुराद लेकर के आप आते हैं तो सारी मनोकामना आज पूर्ण हो जाती है। गंगा दशहरा पर शुभ योग आज हस्त नक्षत्र, रवि योग
और सिद्ध योग बन रहा है। गंगा दशहरा के दिन ज्येष्ठ मास का आखिरी बड़ा मंगल भी है। आज मां गंगा के साथ ही हनुमान जी की कृपा भी बरसेगी साधकों पर। आज मां गंगा और हनुमान जी की उपासना करने से विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस योग में पूजा करने से धन, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मां गंगा का दिन तो है ही, मां गंगा दशहरा आज है, मां गंगा की पूजा अर्चना का दिन, लेकिन इसके साथ में आज ज्येष्ठ मास का आखिरी बड़ा मंगल भी है और इसलिए हनुमान जी की पूजा अर्चना भी अलग अलग हिस्सों में की जाएगी। मां गंगा का आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हनुमान जी की कृपा भी भक्तों पर बरसेगी। तो आज का दिन दोनों ही मायनों में बहुत खास है। एक तो गंगा दशहरा और साथ ही आज आखिरी बड़ा मंगल है ज्येष्ठ मास का। गंगा दशहरा पर दान का महत्व है। गंगा दशहरा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है और साथ ही गंगा स्नान करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है, कहा जाता है। 10 चीजों के दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप दान कर रहे हैं तो उसमें 10 चीजें होनी चाहिए। जल, अन्न, वस्त्र, फल का दान कर सकते हैं, पूजन सामग्री दे सकते हैं, श्रृंगार, घी, नमक, शक्कर, स्वर्ण दान करना शुभ माना जाता है। अगर ये कहा जाता है पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ में 10 चीजें हों और दान कर रहे हैं तो उसमें भी 10 चीजें हों। गंगा दशहरा पर पुण्य स्नान, गंगा स्नान के लिए जुटे लाखों श्रद्धालु अलग अलग हिस्सों में। और साथ ही गंगा दशहरा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। हरिद्वार से लेकर के काशी तक आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। गंगा स्नान से पुण्य मिलता है और आज के दिन धरती पर मां गंगा अवतरित हुई थी, उतरी थी। घड़े और पंखों के दान का विशेश महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने से रोग से मुक्ति मिलती है, ये भी कहा जाता है। तो हरिद्वार वाराणसी संगम में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घाट पर सुरक्षा कड़ी है, पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। इसके अलावा पीएसी तैनात की गई है। मोटर बोट से नजर रखी जाएगी। गोताखोर अलग अलग हिस्सों में लगातार तैनात हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। मंदिरों पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। सीसीटीवी कैमरों से नजर होगी। पीएसी के जवान तैनात होंगे। पीएसी के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और साथ ही साथ अलग अलग घाटों पर गोताखोरों की टीम भी मौजूद है। अब आइए आगे बढ़ें। आज से यूपी भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है। भाजपा ने 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर्स में बांटा है। केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम बनाई गई। अलग अलग राज्यों के मंत्रियों को भी टीम में शामिल किया गया है। अलग अलग क्लस्टर्स की टीम को जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को सामने रखते हुए भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान का आगाज आज से होने जा रहा है। 2024 चुनाव के मद्देनजर ये संपर्क अभियान बहुत अहम है। बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक, मंत्री, नेता आपको अलग अलग हिस्सों में जाकर के माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। लोगों से जनसंपर्क करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। महाविजय का महाअभियान जाने आप क्या है। देखिए, भाजपा ने हर लोकसभा क्लस्टर में 3 सदस्यों की टीम बनाई है। यूपी में 7 केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है और क्लस्टर्स में पहले सदस्य के तौर पर केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। दूसरे राज्यों के मंत्री, पूर्व सीएम या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। जैसे कद के नेता शामिल किए गए हैं और दूसरे सदस्य के रूप में राष्ट्रीय संगठन या मोर्चे के मौजूदा या पूर्व पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। दूसरे सदस्य के रूप में दूसरे प्रदेशों में अहम पद पाने वाले नेता, सांसद, विधायक शामिल हैं और इसके अलावा तीसरे सदस्य के तौर पर पूर्व जिलाध्यक्ष, स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर संगठन के पदाधिकारी लगाए गए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम रघुवर दास को भी एक एक क्लस्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 24 के लिए महाविजय का महाअभियान चल रहा है। आज से 30 जून तक ये अभियान चलेगा भारतीय जनता पार्टी का, जिसको महाजनसंपर्क अभियान नाम दिया गया है। पहले चरण में क्लस्टर के सदस्य इस अभियान को बेहतर तरीके से मैदान में उतारेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश होगी और खास फोकस उन बूथ पर रहेगा जहां पिछली बार बीजेपी के पक्ष में कम वोट पड़े, जहां मतदाताओं में स्थानीय मुद्दों या किसी और बात को लेकर नाराजगी, ऐसे बूथ चिन्हित किए जाएंगे। कैसे चलेगा महाविजय का महाअभियान, ये भी जानिए आप। 4-5 लोकसभाओं को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है। हर क्लस्टर में इस अभियान को कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी या केंद्रीय मंत्री लीड करेंगे। हर लोकसभा स्तर पर 6 कार्यक्रम होने हैं। विधानसभा स्तर पर 4-4 कार्यक्रम होने हैं
20 जून से 30 जून तक डोर टू डोर जाएंगे, मतदाताओं से संवाद स्थापित किया जाएगा। किसे कहां पर जिम्मेदारी दी गई है, ये भी आपको बताएं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को जालौन, झांसी, अकबरपुर और कानपुर की जिम्मेदारी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को फिरोजाबाद, आगरा, फतेहपुर, एटा की कमान सौंपी गई है। एमपी सरकार में मंत्री मोहन यादव को गोंडा, कैसरगंज, सीतापुर, बहराइच की जिम्मेदारी। सांसद मनोज तिवारी को लखनऊ, बाराबंकी, मोहनलालगंज, उन्नाव की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह को मथुरा, अलीगढ़, हाथरस की जिम्मेदारी मिली है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को डुमरियागंज, इसके अलावा अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी मिली है। देखिए, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भी भाजपा के महासंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है। आज से 30 जून तक भाजपा का ये महाजनसंपर्क अभियान चलेगा, जिसमें भाजपा के सभी विधायक, सांसद, मंत्री और जनप्रतिनिधि घर घर जाकर के केंद्र सरकार की योजनाओं को, उनकी उपलब्धियों को बताएंगे। आज से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी, जबकि 31 मई को प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर भी संगठन के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। लखनऊ में आज भाजपा युवा मोर्चा का मंथन होने जा रहा है। भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन होगा लखनऊ में आज। राजनीतिक प्रस्ताव और अभियानों पर बैठक में चर्चा होगी। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होने वाले हैं। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की भी मौजूदगी होगी और दोनों ही डिप्टी सीएम भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगी, ऐसी जानकारी है। तो लखनऊ में आज भाजपा युवा मोर्चा की बैठक होने जा रही है, महामंथन होगा। भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है और भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी इसकी अध्यक्षता करेंगे और तेजस्वी सूर्या राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजयुमो के, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। भाजयुमो अध्यक्ष है प्रदेश के प्रांशुदत्त द्विवेदी, वो भी, और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। धर्मपाल सिंह प्रदेश संगठन महामंत्री भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, वो भी शामिल होंगे। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, वो भी शामिल होंगे और इसका आखिरी संबोधन इस बैठक का स्मृति ईरानी का होगा, केंद्रीय मंत्री का। अब आगे बढ़े। आज से 2 दिन के गाजियाबाद के दौरे पर जयंत चौधरी। बागपत, अमरोहा, आगरा के बाद गाजियाबाद में जनसंपर्क करेंगे जयंत और मुरादनगर के 8 गांव में जनसंपर्क करते हुए जयंत चौधरी आपको दिखाई देने वाले हैं। आज से 2 दिन के गाजियाबाद के दौरे पर जयंत रहने वाले हैं। 2024 चुनाव के लिए जनसंपर्क में लगातार जुटे हुए हैं जयंत चौधरी। अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, माहौल तैयार अपने पक्ष में। पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में जनसंपर्क वो कर रहे हैं और देखिए कहां पर रहेंगे। जयंत का कार्यक्रम क्या है? 10 बजे महरौली में गांव में पहुंचेंगे जयंत चौधरी। इसके बाद 11 बजे गुलधर गांव पहुंचेंगे। 12 बजे खुर्रामपुर गांव में उनकी मौजूदगी होगी और उसके बाद है 1 बजे का कार्यक्रम उनका मिल्का चारपुर में, यहां पर भी उनकी मौजूदगी होगी और 2 बजे रेवड़ी गांव में वो पहुंचेंगे और 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि रामली गांव में उनकी मौजूदगी होगी, वहां पर जनसंपर्क करते हुए दिखाई देंगे और फिर 4 बजे सुराना गांव में होंगे, 5 बजे नेकपुर गांव और जयंत चौधरी 8 गांव में ऐसे करके जनसंपर्क को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। 3 बजे रामली गांव पहुंचने वाले हैं, यहां पर भी जनसंपर्क करेंगे। सुराना गांव में 4 बजे पहुंचेंगे जयंत चौधरी। रामपुर से खबर है, सपा नेता आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। एक बार फिर से रामपुर पब्लिक स्कूल मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल और पुलिस ने कोर्ट में 1888 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। संदूक में रख करके कोर्ट में पेश किया गया है रिपोर्ट, ये जानकारी। और आजम खान, पत्नी तजीन फातिमा मामले में आरोपी हैं। बीएसए ऑफिस में तैनात तत्कालीन बाबू तौफीक अहमद भी इसमें आरोपी। फर्जी दस्तावेज लगाकर स्कूल की मान्यता प्राप्त करने का आरोप है और मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होने वाली है। क्या चीज है ये तीनों स्कूलों में जो फर्जी मान्यता प्राप्त करने के वो लगाए हैं। हाँ। फर्जी दस्तावेज, हाँ। कूट रचित मान्यता प्राप्त कर ली तीनों रामपुर पब्लिक स्कूल की। हाँ। उनमें आरोप पत्र। तो इतना ये बक्से में लेके जा रहे हैं, ताले में रख के? हाँ, तो सुरक्षित और उसकी मतलब सुरक्षा सही बनी रहे वो। अच्छा। लोगों के साथ आजम खान, मोहम्मद आजम खान साहब है, तंजीम फातिमा और तौफीक अहमद।
देखिए पूरा ये मामला है क्या है रामपुर पब्लिक स्कूल का मामला, आपको बता दें। आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूलों की चेन बनाई और रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से अभी 2 स्कूल संचालित हो रहे हैं। यतीम खाने की जमीन पर बने रामपुर पब्लिक स्कूल का निर्माण अधूरा है। सपा शासनकाल के दौरान 2016 में बेसिक शिक्षा विभाग ने इसको मान्यता दी। स्कूलों की मान्यता लेने के लिए आजम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है और फाइल में अग्निशमन विभाग की एनओसी दूसरे स्कूल की लगाने का भी आरोप है। डॉक्टर तजीन फातिमा, बेसिक शिक्षा विभाग का क्लर्क तौफीक अहमद भी इस केस में आरोपी हैं। तत्कालीन डीएम ने क्लर्क तौफीक अहमद को निलंबित किया था। पुलिस ने तौफीक अहमद को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था और तत्कालीन डीएम ने बीएसए को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। और इस मामले में आजम खान की मुश्किल अब आने वाले वक्त में बढ़ सकती है, ये कहा जा रहा है। और बात भाजपा ने जीती परिषद की लड़ाई, सपा के खाते में एक और हार आई, क्योंकि जिन 2 एमएलसी सीट के लिए सपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी उसे समाजवादी पार्टी हार चुकी है। भाजपा ने दोनों एमएलसी सीट जीत लिए हैं। दरअसल संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटों पर पहले से ही भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। ऐसा करके अखिलेश भाजपा के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि भाजपा इस लड़ाई को निर्विरोध जीत जाए। सपा के खाते में एक और हार आई। विपक्ष की एकजुटता फेल, योगी की रणनीति ने कर दिया खेल। विधान परिषद की जिस औपचारिक लड़ाई के जरिए अखिलेश भाजपा में सेंधमारी की रणनीति बना रहे थे, वो बुरी तरह फेल हो गई है। भाजपा ने विधान परिषद की दोनों सीट बड़े आराम से जीत ली। विधान परिषद की एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी को 279 वोट मिले, जबकि सपा के रामजतन राजभर को 116 वोट। वहीं दूसरी सीट पर भाजपा के मानवेंद्र सिंह को 280 और सपा के रामकरण निर्मल को 115 वोट मिले। सपा के रामकरण निर्मल को उनके फिक्स वोट से एक ज्यादा वोट मिला। निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार है। साथ में हमारे विधानसभा के सदस्य, हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके शुभकामनाओं से आज ये क्षण आया। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय घटक के सारे दल, चाहे अपना दल हो, चाहे क्या उनका निषाद पार्टी के हों, सारे लोगों ने मजबूती से वोट दिया है, पार्टी के पक्ष में दिया है, जीत हुई है। दरअसल संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटों पर पहले से ही भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। ऐसा करके अखिलेश भाजपा के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भाजपा ये लड़ाई निर्विरोध जीते। इसके लिए अखिलेश ने भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल एस से भी वोट मांगे थे, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो सपा की कोई रणनीति काम नहीं आई, जबकि सपा का दावा था कि उसे तय वोट से ज्यादा मत मिलेंगे। आज नंबर नहीं है, पर इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि आगे नहीं होंगे। डेफिनेटली आगे हमारे नंबर्स होंगे और इसी की लड़ाई चल रही है। हर व्यक्ति को अपना सम्मान पाने की, चाहे वो किसी भी जात का हो, बिरादरी का हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, वो अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी जो आपका सबसे नीचे का व्यक्ति है, उसको उसका सम्मान दिलाने की लड़ाई में। देखिए, संख्या तो यहाँ महत्वपूर्ण है ही नहीं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और इसमें संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विचारधारा की लड़ाई। यहाँ लड़ाई दलित, शोषित, पिछड़ों के नाम पर है। तो अगर है तो मैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी आह्वान करूँगी कि अगर आप अपने आप को इस विचारधारा के समीप पाते हैं, आपके अंदर ये विचारधारा है, तो आइए वोट करिए इस विचारधारा के नाम पर। उधर विधान परिषद के उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सोच और समझ पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे अखिलेश की राजनीतिक अपरिपक्वता बता दिया है। मैंने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक अपरिपक्वता का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। जैसे राजनीति में कोई कुछ भी ABCD ना जानता हो, काखा गाघा ना जानता हो, उस प्रकार का कार्य श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने किया है। वह जानते हैं कि किसी भी कीमत पर वो सर के बल खड़े हो जाएं, तब भी सपा के किसी प्रत्याशी को मतलब इस चुनाव में कहीं दूर दूर तक टिकेंगे नहीं। इसके बाद भी उन्होंने प्रत्याशी उतारा है। कह रहे हैं कि हमने अति पिछड़ा उतारा है, हमने दलित उतारा है।
विधान परिषद की इस लड़ाई में ओपी राजभर भाजपा के साथ खड़े नजर आए। वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ एक गाड़ी में दिखे, जिससे तय हो गया था कि उनके विधायक भाजपा प्रत्याशी को ही वोट देंगे। को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है कि गुप्त मतदान, अब उसको आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ, 5 विधायकों ने वोट दिए, एक वाले की तैयारी में है जेल में वोट डलवाने के लिए। कुल मिलाकर परिषद की इस लड़ाई में सपा को सिर्फ रालोद का साथ मिला। कांग्रेस पूरी तरह से सपा से दूरी बनाती नजर आई, उसने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या 24 में होने वाले गठबंधन में सपा और कांग्रेस साथ होंगे, और जब कांग्रेस को जरूरत होगी तो क्या अखिलेश कांग्रेस का साथ देंगे? क्योंकि ये चुनाव भले ही 2 विधान परिषद सीटों का था, लेकिन इसका असर आने वाले वक्त में भी दिखाई दे सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।